Hello students, welcome to my KG classes English language and literature. Today we shall continue with our series of prepositions. In my previous video, I told you about the correct use of the prepositions at, on, in. और आज हम करेंगे for, since and from. बच्चों, अब आपको पता ही है कि prepositions का हमें कंफ्यूजन क्यों होता है. चलो एक बार फिर बता देती हूं. क्योंकि the prepositions do not follow logic as much as they follow context. Then same preposition has multiple uses. Then there are phrasal verbs. एक ही वर्ब होती है, डिफरेंट preposition लगते हैं, उसका मीनिंग चेंज होता चला जाता है. पर बच्चों, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपके सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे. और आज भी हमारी यही कोशिश है कि आपको फॉर, सिंस एंड फ्रॉम का यूज बहुत अच्छे से समझ आ जाए ताकि आपको कोई गलती ना लगे. एग्जामिनर आपको किस तरह की गलतियां देने वाला है वो सब आज हम डिस्कस करेंगे. सो वॉच द वीडियो टिल एंड. लेट अस गेट स्टार्टेड. सबसे पहले है फॉर. देखो बच्चों, एरर्स करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उनका सही यूज है कहां. ओनली देन वी विल बी एबल टू ट्रेस द एरर. तो पहले हम देख लेते हैं फॉर कहां कहां यूज होता है. सबसे पहली बात है पीरियड ऑफ टाइम. जब हमें ये बताना हो कि कितना टाइम लगा, कब से कब तक ये नहीं बताते इसमें, लेकिन कितना टाइम लगा, वो कुछ मिनट्स हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं, ईयर्स हो सकते हैं, इवन सेकेंड्स हो सकते हैं, लेकिन पीरियड ही होता है. फिर जब भी टाइम का कॉन्टेक्स्ट आएगा आप फॉर लगाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ये किसके साथ यूज होता है? परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ. एग्जाम्पल से समझिए. मिस्टर रमेश taught at the school for 5 years. सिंपल पास्ट टेंस है, 5 years पीरियड है, तो आपकी preposition यूज हो रही है for. ठीक है बच्चों, आपको ये नहीं बताया कि वो 5 साल कौन से ईयर से स्टार्ट होके कौन से ईयर पे खत्म हो रही हैं, लेकिन 5 years है. इट इज ए ड्यूरेशन, तो यहां पे आप for का यूज करेंगे. आप देखें, I have lived in this house for 3 years. Again, period of time for preposition perfect tense. फिर my brother has been working on this project for 2 months. Has been working. ये कौन सा टेंस है? Perfect continuous. और ये कब लगता है? जब कोई काम पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट तक अभी भी चल रहा हो, तब हम उसे कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो इसमें है कि मेरा भाई 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो ऐसे में पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपने कौन सी preposition यूज की है? फॉर. अब है सिंस. कहां पे लगता है? जब हमें दोनों का सही यूज पता होगा तभी हम दोनों की गलतियों को ट्रेस कर पाएंगे. सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. जैसे वो था पीरियड ऑफ टाइम, यहां पे आपको पीरियड नहीं, वो पीरियड कब से शुरू हो गया वो एग्जैक्ट टाइम बताया जाएगा. फिर फॉर जो था टाइम के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी टेंस में आ रहा था, लेकिन यहां पे वैसे तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आ जाता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही ये यूज होता है. एग्जाम्पल से समझेंगे. काउंटिंग ऑफ वर्ड्स हैज बीन इन प्रोग्रेस सिंस मॉर्निंग. दिन का कौन सा हिस्सा? मॉर्निंग. तो एग्जैक्ट टाइम आपको बता रहा है, तो इसलिए यहां पे क्या लग गया? सिंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था. काउंटिंग सुबह से शुरू हुई और अभी तक चल रही है. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, द प्रिंसिपल हैज बीन एड्रेसिंग द असेंबली सिंस 8 o'clock. असेंबली में प्रिंसिपल बच्चों को एड्रेस कर रही हैं कब से? 8 o'clock. इतने बजे से. ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है. तो ऐसे ही
संडे, अगर डे आपको दिया गया है उसको एग्जैक्ट बताया गया है तो भी सिंस लगेगा। मंथ का नेम एग्जैक्ट दिया गया है तो भी सिंस लगेगा। ईयर आपको क्लियर दिया है 2014, 24 तो भी सिंस लगेगा। क्लियर बच्चों? अब तीसरा कंफ्यूजन भी दूर करने से पहले देख लेते हैं कि फ्रॉम कहां कहां यूज होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, ठीक है, सिंस भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन बता रहा था, लेकिन क्या ये दोनों सेम है? जी नहीं, सेम नहीं है। क्यों? डिफरेंस क्या है? आपका सिंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ, लेकिन ये कब आएगा? जब आपको एक ड्यूरेशन बताएगा। ड्यूरेशन भी जिसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। फॉर कब आ रहा था? जहां पे सिर्फ ड्यूरेशन है, उसका और छोर नहीं है, ना स्टार्टिंग पता है ना एंड पता है। लेकिन फ्रॉम कब आएगा? जिसमें हमें ड्यूरेशन है और ड्यूरेशन का स्टार्टिंग भी पता है और एंड पॉइंट भी पता है। एग्जाम्पल देखो, अ रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड फ्रॉम 9 AM to 12 AM। 9 AM पे स्टार्ट होगा, 12 AM पे फिनिश हो जाएगा। तो 3 घंटे की ड्यूरेशन के उन्होंने एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट्स दोनों आपको बता दिए। तो ऐसे में आपका क्या लग रहा है? फ्रॉम। और एक बात और आपने नोट की कि इसके अंदर टिल और टू प्रेपोजिशंस भी यूज होती हैं। फ्रॉम टू, राइट? वी वर एट शिमला फ्रॉम 10 to 17 जून। क्लियर? यहां पे भी आपको बिगनिंग की डेट भी दे दी और एंडिंग की डेट भी दे दी। अब देखते हैं एरर्स, कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या ट्रिक्स अपनाता है। और हम, क्योंकि अब हमारे को हर नुएंस क्लियर है, तो हम उस एरर को कैसे पकड़ पाते हैं और उसको करेक्ट कर पाते हैं, ये भी अब देखेंगे हम विद एग्जाम्पल। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 5 years। अब आपके एग्जामिनर ने सिंस लगा दिया यहां पे, लेकिन आप तो स्मार्ट हैं, आपको पता है कि 5 years एक पीरियड है, ड्यूरेशन है, तो इसके लिए सिंस नहीं आ सकता। यहां पे क्या आएगा? फॉर, राइट। नेक्स्ट इज शी हैज बीन वर्किंग एट दिस बैंक फ्रॉम 2014। अभी हमने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो फ्रॉम लगता है, तो फर्स्ट ग्लांस में तो लगेगा कि सही है, लेकिन अभी आपको मैं ये बता चुकी हूं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ फ्रॉम नहीं लगता है। तो आपने तो पकड़ ली ना गलती, और आपने क्या कर दिया यहां पे? सिंस। एब्सोल्युटली राइट। They haven't seen each other for last Christmas. Last Christmas, exact time, त्योहार जब था, तो यहां पे फॉर नहीं लगेगा, यहां पे क्या लगेगा? सीन। सिंस। I am learning dance since last week. ये सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पे आपका कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। द कॉन्टेक्स्ट विल प्ले द रोल। अब कैसे? आई एम लर्निंग डांस सिंस लास्ट वीक, आई एम लर्निंग डांस फॉर लास्ट वीक। डिफरेंस क्या है? सिंस लास्ट वीक डिनोट्स द बिगनिंग, कि मैं लास्ट वीक से मैंने शुरू किया है। आप क्या बताना चाह रहे हो? अपना स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन फॉर वीक जब आप लगाओगे तो आप क्या बता रहे हो? कि एक हफ्ते से, मतलब यू आर काउंटिंग द entire week. You are telling that there have been 7 days you have been learning dance. एक और एग्जाम्पल देखो, I borrowed this book from the library from my friend. सेंटेंस सही लग रहा है ना? From the library from my friend. पर यहां पे भी आपको गलती दी जा रही है। अब from my friend, दोबारा से from की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है? रिडंडेंट। रिडंडेंट क्या होता है? वेस्टफुल, अननेसेसरी। क्योंकि सेंटेंस क्या बनता है? आई बोरोड दिस बुक फ्रॉम माई फ्रेंड एट द लाइब्रेरी, कि वो फ्रेंड जो लाइब्रेरी में काम करता है, मैंने उससे, लाइब्रेरी में है, उससे मैंने ये बुक ली है, उधार ली है, बोरो की है। क्लियर बच्चों? हाँ, तो जरूरी नहीं है कि सिंस फॉर को मिसप्लेस करके ही आपको एरर दी जाए। कई बार डबल यूज करके भी आपको एरर दे दी जाती है, जैसे कि हमने एडजेक्टिव में देखा था, डबल कंपैरेटिव डिग्री लगा दी या फिर डबल सुपरलेटिव डिग्री लगा दी। इस तरह से आपको
पता होना चाहिए कि वो रिडंडेंट यूज कैसे करते हैं और आपने उस गलती को पकड़ लेना है, राइट? क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो सिर्फ यही बताना होता है कि एरर कौन से पार्ट में है, तो यू विल बी एबल टू चेक इट. He graduated from Harvard since 2020. ईयर दिया हुआ है, सिंस लगा दिया है ना, गलती थोड़ी ना है जी, नहीं गलत है. क्यों? परफेक्ट नहीं लगा हुआ, ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा हुआ. ग्रेजुएटेड एक काम था जो उस साल में हो चुका है, खत्म, वो अब कॉन्टिन्यूड नहीं है, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा? इन. ना सिंस, ना फॉर, ना फ्रॉम. इन 2020 इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947. तो उस तरह से अब ईयर के लिए इन आएगा जब उस साल में वो काम फिनिश हो गया था. आई एम कॉलिंग फ्रॉम माई मोबाइल फोन विच आई बॉट फ्रॉम लास्ट ईयर था. तो यहां पे फ्रॉम की तो कोई जरूरत ही नहीं है, रिडंडेंट. यहां पे फ्रॉम क्या किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है. आपका करेक्ट सेंटेंस इज आई एम कॉलिंग फ्रॉम माई मोबाइल फोन विच आई बॉट लास्ट ईयर. क्लियर? राइट. दिस न्यूज इज फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स फ्रॉम इंटरनेट. वंस अगेन बुक वाला ही एग्जाम्पल है, ये सिमिलर है. यहां पे फ्रॉम 2 बार लग गया, ये भी आपकी मिस्टेक है. दिस न्यूज इज फ्रॉम अ रिलायबल इंटरनेट सोर्स. क्लियर बच्चों? आपको 2 बार फ्रॉम की कोई जरूरत नहीं है. अब आप ये 2 फिलअप्स करके दिखाओगे मुझे. द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड डैश 2 months डैश 1 May to 30th June. कर लिया? सही बता रहे हो आप, आपको अच्छे से समझ आ गए हैं. द स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर 2 months फ्रॉम 1 May to 30th June. राइट. नेक्स्ट देखिए. इट लुक्स एज इफ द वॉल्स हैव नॉट बीन पेंटेड डैश years. ये हो गया. गुड. फॉर years. फॉर years का मतलब यहां पे है कि कई सालों से पेंट नहीं हुआ है. अब देखो बच्चों, सिंस और फॉर टाइम के कॉन्टेक्स्ट में तो आपको समझ आ गई, लेकिन इनके कुछ और यूजेस भी हैं, वही देख लेते हैं ताकि कोई भी रेजिडुअल कंफ्यूजन भी हमारे माइंड में नहीं रहना चाहिए. अब ये देखो, कंजंक्शन के तौर पे भी फॉर और सिंस यूज होते हैं. कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में डिफरेंस क्या है? प्रेपोजिशन 2 वर्ड्स को ज्वाइन करता है. किया था ना हमने पहली वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि ये रिलेटिंग वर्ड्स हैं जो 2 नाउन्स या प्रोनाउंस का आपस में रिलेशन बताते हैं. लेकिन कंजंक्शन क्या होती है? 2 क्लोजेस का रिलेशन करती हैं, 2 क्लोजेस को जोड़ती हैं. और जब ये 2 क्लोजेस को जोड़ती हैं तो इनका कंजंक्शन का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. देखें जरा. फॉर ऑल हिज क्वालिफिकेशंस ही कुड नॉट डू वेल. फॉर ऑल इसका मतलब है इन स्पाइट ऑफ, कि इतनी ज्यादा काबिलियत है, क्वालिफिकेशंस है, उसके पास डिग्रीज हैं, उसके बावजूद भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. मीनिंग चेंज हो गया. फॉर ऑल का मतलब है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद. दूसरा देखो, सिंस कैसे कंजंक्शन में यूज हो रहा है, ये आपको बताता है रीजन. कैसे? सिंस इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनडोर्स. बिकॉज बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए हम घर पर ही ठहर गए. मैं अभी पहले भी बता के हटी हूं कि इनमें कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. कैसे? आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई फादर. करेक्ट. दूसरा क्या है? आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई फादर. अब दोनों सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन को छोड़ के बाकी सभी वर्ड सेम है, लेकिन प्रेपोजिशन से मीनिंग कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो रहा है. पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? कि मेरे फादर ने मुझे लेटर लिखा, उनका लेटर मुझे मिला. और दूसरे में वो क्या कह रहा है? कि मेरे फादर को किसी और ने लेटर लिखा था, वो मुझे मिला है ना.
फादर के लिए लेटर somebody else has written and I have received it, और पहले में कि my father has written to me, मेरे लिए उन्होंने वो लेटर लिखा। तो बेटे बच्चों आपके इस बात पे ज्यादा डिपेंड करेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, और वही आपकी प्रेपोजिशन को डिसाइड करता है। अब एक और देखें आप, I bought this camera for ₹20,000. Apples are sold at ₹200 a kg. Oranges are sold by dozens. अब आप कहना क्या चाह रहे हो? फॉर लगा जब आप उसकी कैमरे की प्राइस बता रहे हो कि इतने पेमेंट पे मैंने खरीदा है। एप्पल्स का क्या कह रहे हो आप? रेट बता रहे हो, एट लग गया। तीसरे में आप क्या कह रहे हो कि ये मेजरिंग यूनिट कौन सी है, आपको काउंटिंग से दे रहा है या वेट करके बाई किलोस दे रहा है या फिर गिनती करके डजन्स के हिसाब से दे रहा है। तो इस तरह से तीनों प्रेपोजिशंस आपकी डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रही हैं। नेक्स्ट इज ही वाज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी। ठीक है, मैं अभी आपको बता के हटी हूं। डायरेक्ट रीजन हो तो फॉर लगता है कि उसको इनाम दिया गया, क्योंकि किसके लिए इनाम दिया गया? उसकी ऑनेस्टी के लिए। ठीक है, इसके अंदर रीजन और पर्पस दोनों ब्लरिंग है, पता नहीं चलता रीजन बता रहे हैं या पर्पस बता रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए फॉर लग जाता है। अब यहां पे इसका सिंस के साथ सेंटेंस कैसे बनेगा? मैंने आपको बताया ना, क्योंकि सिंस का मतलब भी क्योंकि है, रीजन बताता है। ही वॉज रिवॉर्डेड सिंस ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। समझ आया? ऑनेस्टी इज द कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर। उसको किस चीज में कॉन्ट्रीब्यूटरी है? इनाम दिलवाने में। फिर है हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड। अब आपका एग्जामिनर मोस्ट प्रोबेबली विद लगा के देगा, क्योंकि अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं बीमारी के नाम के साथ आता है ना, उस बीमारी के साथ सफर कर रहा है, लेकिन ब्लाइंडली आप इसको फ्रॉम करेंगे। कोई भी बीमारी है जिससे हम सफर कर रहे हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, फ्रॉम लगता है। माई स्कूल इज 2 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, ये आपका डिस्टेंस बता रहा है, तो आप डिस्टेंस देखेंगे 2 किलोमीटर है तो आप फ्रॉम प्रेपोजिशन लगा रहे हैं, मतलब कोई भी डिस्टेंस हो, नॉट ओनली द 2 किलोमीटर। दिस डीलक्स बस इज फॉर जयपुर, यहां पे फॉर लग रहा है कि इसका डेस्टिनेशन बता रहे हैं। और वही सेंटेंस देखो, दिस डीलक्स बस इज फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। अब बिगिनिंग और एंड पॉइंट उसके जर्नी के बता रहे हैं, तो फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। क्लियर? दिस बस इज गोइंग टू जयपुर। अगर सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं कि ये बस कहां जा रही है, डायरेक्शन बता रहे हैं, तो टू लगेगा। अब अगर इनको मिसप्लेस करेंगे तो ये सब आपके लिए एरर्स बन जाएंगे। तो बच्चों आपको ये प्रेपोजिशंस क्लियर होगी, आपको ये भी पता चल गया कि कहाँ एग्जामिनर एरर करता है, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करके ही इनके रियल यूज को समझ सकते हो। इसलिए मैंने एक एक्सरसाइज आपके के लिए तैयार की है, जिसमें आपने इन तीनों प्रेपोजिशन से ही उन्हें फिल करना है। यह आपके डिस्प्ले पे है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। आंसर्स यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आपको ये पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट दैट मोर वीडियोज आर इन क्यू। और बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। टिल देन, गुड बाय।